नमस्कार दोस्तों, एग्जाम व्यूअर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं करवाने जा रहा हूं। संभावित प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले आप लोग के बीच में चर्चा कर दे रहे हैं कि एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन, ठीक है, हमारा एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। मैं बता दूं कि यह 49 MB का एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप लोग इसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। वहाँ पे सारे कोर्सेस लगा दिए गए हैं, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या फिर इंटर लेवल का हो, है ना। सारे कोर्सेस वहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो आप लोग 49 MB का एग्जाम व्यूअर्स का एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को यूट्यूब में भी क्लास दिया जा रहा है, ठीक है, यूट्यूब में भी क्लास दिया जा रहा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सारी कोर्सेस आपको परचेज करके पढ़नी है तो आप सबसे पहले 49 MB का जो हमारा एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी धुरंधर टीचर हैं वो सारे इस एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं। अगर बात करते हैं हम खोटा की, है ना, तो खोटा के महान अनुभवी टीचर हैं हमारे सुचित सर, ठीक है। सुचित सर के द्वारा आपका खोटा का क्लास लिया जाता है। उसके बाद और महान व्यक्ति हैं, महान टीचर हैं हमारे नागपुरी के, ठीक है, नागपुरी के टीचर हैं अमित सर। अमित सर के द्वारा भी क्लास लिया जा रहा है। बाकी कंप्लीट कोर्स भी डाल दिया जा रहा है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या इंटर लेवल का हो, कंप्लीट कोर्सेस भी डाल दिए जा रहे हैं। तो आप लोग 49 MB का जो हमारा एग्जाम व्यूअर्स का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो लाइव क्लास भी उसमें दे दिया जा रहा है ना। और दूसरी बात है कि अभी इस एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन में आपको भारी ऑफर दिया जा रहा है। सीधे 50%, 60% और 30% का ऑफर दिया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा खरवार आंदोलन, है ना। खरवार आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भागीरथ मांझी, बी गंगा नारायण, सी जतरा भगत, डी जगन्नाथ मांझी। चलिए बताइए, खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी, है ना। भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी गंगा नारायण, तो गंगा नारायण कौन थे जी, तो गंगा नारायण जो थे वो भूमिज विद्रोह के महानायक कहे जाते थे, है ना। कौन, भूमिज विद्रोह के महानायक कहे जाते थे। सन 1832 से 33 ईस्वी में, कब, 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के द्वारा सन 1832 से 33 में भूमिज किसानों और जमींदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने एक विद्रोह किया, है ना। और इसके बाद देखेंगे जतरा भगत। जतरा भगत के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि जतरा भगत कौन थे। तो जतरा भगत का नाम था उर्फ जतरा उरांव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, याद रखेंगे, है ना। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो 1888 ईस्वी में। जतरा भगत का उर्फ नाम क्या था, तो जतरा उरांव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जतरा उरांव के नाम से भी हम लोग जानते हैं जतरा भगत को। कहाँ इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल बताना है। तो जन्म स्थल कहाँ है, गुमला। गुमला जिले के विशनपुर थाना के चिंगरी, है ना, जो कि नावाटोली, चिंगरी नावाटोली गांव है, वहीं चिंगरी नावाटोली गांव में जतरा भगत या जतरा उरांव का जन्म हुआ था,
है ना। सन 1912 से 14 में, सन 1912 से 14 में जतरा भगत ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ, ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने पर इन्होंने मना कर दिया। कौन? जतरा भगत। जतरा भगत जो थे वो 1912 से 14 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा, लगान देने से मना कर दिया इन्होंने, सरकारी टैक्स देने से मना कर दिया इन्होंने, साथ ही साथ कुली के रूप में मजदूरी करने से भी मना कर दिया इन्होंने, है ना। चलिए इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में देखेंगे, खरवार आंदोलन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो खरवार आंदोलन झारखंड के संथाल परगना में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सन 1874 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया था। कब? 1874 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन मूल्य और जनजातियों परंपराओं को पुनः स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? सफाहोर आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो सफाहोर आंदोलन नाम था इसका। खरवार आंदोलन में मदिरा का विरोध किया गया था। जब खरवार आंदोलन छेड़ा गया था तो उस समय मदिरा पान का जो था उसमें विरोध किया गया था, है ना। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया था? कोल्हान क्षेत्र आपका जो है, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन जो रूल था वो कब लागू किया गया था, है ना। चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने, 1806, है ना, 1806, 1828, 1832 और 1837। तो आपको बताना है कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1828 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया था, है ना। फिर से देखेंगे यहाँ पे कि जो कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया था, कब किया गया था बताइए। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1837 ईस्वी में, है ना। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देंगे, पीछे मैं थोड़ा सा गलत बता दिया मैं। तो कोल्हान क्षेत्र में जो विल्किंसन रूल लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? सन 1837 ईस्वी में लागू किया गया था, है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कि 1837 में विल्किंसन ने फैसला लिया कि कोल्हान को चाईबासा में मुख्यालय और कोल्हान सेपरेट घोषित किया जाएगा। इसी को हम लोग विल्किंसन नियम भी कहते हैं। और इसके तहत मुंडा मानकी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा। इस नियम के तहत मुंडा मानकी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान जो है सो धनबाद जिले में स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा संस्थान है जो धनबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, बी दिया हुआ राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, सी दिया हुआ भारतीय प्रबंधन संस्थान और डी दिया हुआ भारतीय खनिज संस्थान, है ना। तो आपको जवाब देना है कि इनमें से वह कौन सा संस्थान है जो धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खनिज संस्थान। भारतीय खनिज संस्थान किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। किस जिले में? धनबाद जिले में। बाकी बात करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो रांची जिला में है। उसके बाद राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी आपका रांची जिला में स्थित है, रांची में स्थित है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये भी कहाँ पे है? तो इसको भी आप लोग जानेंगे, रांची जिला में स्थित है ना। और ऑप्शन नंबर डी आपको पता चल चुका है कि भारतीय खनिज संस्थान किस जिला में स्थित है? तो धनबाद जिला में स्थित है ना। चलिए
देखेंगे यहाँ पे धनबाद जिला का गठन कब किया गया था। चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, धनबाद जिला का गठन कब किया गया था। तो सन 1956 ईस्वी में धनबाद जिला का गठन किया गया था, है ना। भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत के खनन संबंधी संस्थानों में से सबसे एक क्या है, प्रमुख है। यह संस्थान नवनिर्मित झारखंड प्रांत के धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, धनबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1926 ईस्वी में की गई थी। लंदन के रॉयल ऑफ माइंस के तर्ज पे किया गया था। कब किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में लंदन के रॉयल ऑफ माइंस के तर्ज पे किया गया था, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष, है ना, किस नगर में क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। बताइए किस वर्ष, निम्नलिखित में किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, किस नगर में आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची नगर में। ठीक है, रांची नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन रोज, है ना, रोज सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष रांची शहर में किया जाता है। किस सोसाइटी के द्वारा, तो रोज सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष रांची शहर में मनाया जाता है। यह राज्य के लोगों के द्वारा गमलों में उपजाए गए गुलाब के पौधे, फूल, कपड़ों और चीनी मिट्टी की चीजों पर गुलाब की चित्रकारी, गुलाब का फोटोग्राफी और गुलाब से बने व्यंजनों को प्रदर्शन करते हैं, वहां पे दिखाते हैं, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, है ना, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नगर निगम, बी जिला परिषद, सी नगर विकास विभाग, डी नगर विकास समिति। तो आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताइए फटाफट, 2 सेकंड का है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नगर विकास विभाग के द्वारा रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण विभाग के अंतर्गत आता है, तो नगर विकास विभाग के अंतर्गत। चलिए इसके बारे जानेंगे हम लोग। शहरों को विकास के लिए, है ना, शहर को विकास के लिए झारखंड में अब 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होंगे। रांची में कितने, 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होंगे। उसके बाद बात करते हैं रांची में पूर्व से सक्रिय रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अलावा अब कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी यह प्राधिकार क्रियाशील होगा। राज्य में 188 शहरों में, कितने शहरों में, 188 शहरों को मिलाकर एक प्राधिकार बनाए गए हैं। कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में। पलामू क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मेदिनीनगर। संथाल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, दुमका। कहाँ पे है, दुमका। आप लोग ध्यान देंगे। चलिए और इसके बारे में देखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हजारीबाग। कहाँ पे दिया गया है, हजारीबाग। ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है। दालमी का जो विष्णु मंदिर है, दालमी का जो विष्णु मंदिर है वो किस जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन धनबाद, दूसरा गुमला, सी चतरा और डी गोड्डा, है ना। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही, सी सही या डी सही। चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद। दालमी का विष्णु मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो धनबाद जिले में स्थित है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यह मंदिर जो है सो धनबाद जिले के दालमी गांव में, कहाँ पे, दालमी गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में
की गई थी। कब की गई थी? 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर पार्वती मंदिर कंसाई नदी के तट पर धनबाद जिले में जयपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पार्वती मंदिर है, कंसाई नदी तट पे धनबाद जिले में जयपुर रेलवे स्टेशन है, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, दालमी मंदिर, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन जमशेदपुर, दूसरा बोकारो, तीसरा धनबाद और चौथा है रांची। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रांची। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में स्थित है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी इन लॉ कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2010 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2010 ईस्वी में की गई थी। झारखंड राज्य विधानसभा के अधिनियम संख्या 4 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो झारखंड राज्य विधानसभा के अधिनियम संख्या 4 के द्वारा की गई थी। बाद में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सितंबर 2011 में, कब? सितंबर 2011 में धारा 22 यूजीयू के माध्यम से मान्यता दी गई। किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा सितंबर 2011 में धारा 22 यू के मान्यता दी गई। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन रांची में जो किया गया था वो कब किया गया था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया, है ना। कब हुआ था? तो रांची में हुआ था, है ना। तो कब हुआ बताना है आपको। राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता जो आयोजन हुआ वो रांची में हुआ। तो कब हुआ आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। 2 सेकंड का टाइम दिया गया है कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन जो रांची में किया गया, तो बताना है कब किया गया था, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। चलिए अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता सन 2018 में प्रथम संस्थान कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ था। किस राज्य को प्राप्त हुआ था? कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 11 पदक जीते थे। झारखंड के कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 11 पदक जीते थे। और राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में झारखंड को पदक तालिका में दूसरा स्थान मिला था। कितना स्थान मिला था? दूसरा स्थान इनको मिला था। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था? आपको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉन हॉफमैन, जॉन डॉल्टन, सी कनिंघम और डी जॉन लेस्ली। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? चलिए बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉफमैन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और जॉन हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट, जिसे हम लोग खाका भी कहते हैं, एक मिशनरी सामाजिक कार्यकर्ता जॉन हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। इस खाका का संचालन उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू संभाग सहित विभिन्न क्षेत्र समितियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में
प्रभावी हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 तक तैयार किया गया था। कब तक? अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो कब तक तैयार किया गया था, तो सन 1903 तक तैयार किया गया था, है ना, जिसमें संशोधन एवं परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर सन 1908 ईस्वी को, कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू कर दिया गया। कब? 1908 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1982 की 1982, इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1982 की धारा 5 के अधीन, 1982 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियम किया गया, है ना। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? आपको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में जो उल्लेख किया गया है वो किसका उल्लेख किया गया है ना। आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए फटाफट बताइए, है ना, आप लोग बताइए। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। मुंडारी और खूंट कट्टीदार का उल्लेख किया गया। किसका? 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मुंडारी और खूंट कट्टीदारी का उल्लेख इसमें किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में मुंडारी और खूंट कट्टीदारी का उल्लेख किया गया। धारा 8 मुंडारी और खूंट कट्टीदारी, यह मुंडारी जो जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, उसे मुंडारी या खूंट कट्टीदारी कहा जाता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस जो है वो ये कौन सा ऐप बनाया है ना। झारखंड पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, वह उसका नाम क्या है आपको बताना है। नारी निर्भया शक्ति उज्ज्वला। चलिए कमेंट करके बताइए कि महिला सुरक्षा हेतु झारखंड पुलिस ने कौन सा ऐप तैयार किया है। तो इसका सही जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, शक्ति ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप से क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम लोग देखते हैं आगे। इस ऐप के माध्यम से, इस शक्ति ऐप के माध्यम से, यह ऐप जो है सो एंड्रॉयड मोबाइल आधारित है। इस एप्लीकेशन से जो महिलाएं को किसी भी आपात स्थिति में, है ना, जब इसको संकट होगा या किसी भी आपात से ये जूझ रही होंगे तो इस मामले में सीधे पुलिस कंट्रोल और उनके रिश्तेदारों को, ठीक है, पुलिस कंट्रोल को सूचना मिल जाएगा या उनके रिश्तेदारों को या फिर दोस्तों को संकट भेजने की अनुमति यह मोबाइल एप्लीकेशन जो है सो दे देगा, है ना। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी सभी को जानते होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे। तो पारसनाथ पहाड़ी का नाम किसके नाम पर रखा गया था? चलिए आपको बताना है कि पारसनाथ पहाड़ी का जो नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए भगवान पार्श्वनाथ, बी जैन, सी भगवान बुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो गिरिडीह जिले में स्थित है।
है ना। आप लोग जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह जिले में स्थित है, जो कि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम तेजस्वी तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया, है ना। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्रों में से एक माना जाता है और विश्व जैन तीर्थंकर जो थे, है ना, विश्व जैन तीर्थंकर ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किए थे। विश्व जैन तीर्थंकर जो थे वह इस पहाड़ी पे यानी पारसनाथ पहाड़ी पे मोक्ष की प्राप्ति किए थे। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है। आपको बताना है चामबंदी संस्कार जो है वो किस जनजाति में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, पहला ए असुर, बी बिरजिया, सी खड़िया, डी खोंड। तो आपको बताना है इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब है असुर। असुर जनजाति में चामबंदी संस्कार पाया जाता है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, झारखंड के सिल्क उत्पाद, है ना, झारखंड के सिल्क उत्पाद किस ई कॉमर्स वेबसाइट से प्राप्त होंगे, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो जाता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि झारखंड के सिल्क उत्पाद किस ई कॉमर्स वेबसाइट से प्राप्त होंगे, है ना। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और इसके बाद का एक क्वेश्चन और बचा हुआ, मैं उसको बता दूं आप लोग को, है ना, कि औंधी गीत को किस समय गाया जाता है। चलिए बताइए फटाफट, औंधी गीत को किस समय पाया जाता है, तो गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वसंत, बी शादी और सी धान की बुआई के समय। तो औंधी गीत को हम लोग जो औंधी गीत को जो गाया जाता है वो शादी के समय गाया जाता है। किस समय गाया जाता है, शादी के समय गाया जाता है ना। तो आपको 14 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को लिए छोड़ दिया हूं, इसलिए कि आप लोग कमेंट करके बताएं, आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसका आंसर बता दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए, अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं वो सारे एक्सपर्ट टीचर इस एप्लीकेशन में, इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसान करने के लिए, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम्स को आसान करने के लिए हमारे फैकल्टी और हमारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं वो सारे एक्सपर्ट टीचर जो हैं सो इसको बताएंगे, है ना। चले, धन्यवाद।